फाइन। चलिए सबसे पहले मैं स्नेहा बंसल का आंसर दे देता हूं। आप लोग जो कमेंट करेंगे वो भी मुझे दिखाई देगा, और आपके जो भी क्वेश्चंस हो यू जस्ट आस्क मी, राइट। एक बार कमेंट करके बताइए क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? एवरीथिंग इज फाइन? इज एवरीथिंग फाइन? फाइन, ओके, गुड। देखो स्नेहा ने जो क्वेश्चन पूछा पहले उसको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें ना मैंने आपको बार बार एक ही चीज समझाई थी कि अगर लेंथ का या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या फर्क पड़ता है। ये पवन शर्मा जो भी बच्चे हैं, चलो इनको एडमिट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए बेटा सिंपल सी बात है कि R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। अगर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, अगर मैं लेंथ बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपके पास कोई एक वायर है और उसका R रेजिस्टेंस है, आपने एक वायर ऐड किया उसका भी R रेजिस्टेंस, मतलब उतनी ही लेंथ का वायर है, 2 वायर 3 वायर 4 वायर, आपने L लेंथ के 4 वायर एक साथ जोड़ दिए तो सबका रेजिस्टेंस टोटल मिलाकर के 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। अगर आप चारों को पैरेलल में जोड़ते तो R बाई 4 करते, क्योंकि वो पैरेलल में ज्वाइंट होते हैं। सीरीज में ज्वाइंट है तो चारों का 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना एक क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया था कि अगर एक वायर को स्ट्रेच करके दुगना कर दें, एक वायर है और उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ दुगना कर दूं, तो यहाँ पर वॉल्यूम तो सेम रहेगा, स्ट्रेचिंग के केस में रेजिस्टेंस जो होता है वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। अगर मैंने वायर की लेंथ को दुगना किया है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 का स्क्वायर, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस का। तो उसने एक बार दोबारा से जरा आप अपना क्वेश्चन मुझे बोलिए तो मैं उसको समझ पाऊं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अ वायर of length L, resistance R is stretched to, जैसे मैंने कह दिया stretched to, कमेंट करने से अच्छा बोल ही देना, stretched to 5 times of its original length, तो find new resistance। अच्छा आज ही केवल लास्ट है जिसको मैं इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चन आपके ले रहा हूं, कल से मैं आपको मैग्नेटिज्म शुरू कर दूंगा। तो आपके आज जो भी क्वेश्चन है, फाइनल डे है, आप लोग अपने अपने क्वेश्चन समझ लीजिए। और जो भी बच्चे RLVM के अकाउंट से लॉगिन है, जैसे पवन शर्मा बच्चे हैं और एक अनिकेत है, ये प्लीज RLVM के अकाउंट से ही लॉगिन हो आगे से। तो देखिए बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक सिंपल सा फंडा ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि सर पहले अगर कोई वायर था उसकी लेंथ L थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, रेजिस्टेंस R था, अगर मैं इस वायर को खींचता हूं तो ना ये वायर ना सर थिन हो जाएगा, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 से A2 हो जाएगा, लेंथ L2 हो जाएगी और रेजिस्टेंस इसका R डैश हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में ना सर वॉल्यूम जो होगा वायर का वो सेम रहेगा, मतलब जो वॉल्यूम पहले था वो वॉल्यूम बाद में भी वही रहेगा, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा। तो हम ना यहाँ पर ये जो फंडा लगाते थे कि R इज इक्वल्स टू V1 इक्वल टू V2 वॉल्यूम बिफोर एक्सटेंडिंग एंड वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग एंड बिफोर स्ट्रेचिंग रिमेन सेम। और बच्चों वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आपको पता है वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इनटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो A1 L1 इज इक्वल्स टू A2 L2, और आपने क्या यहाँ से ये रिलेशन निकाला था, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। आप लोग मुझे बोल करके बता दीजिएगा माइक म्यूट किया अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, एक इक्वेशन ये वाली इक्वेशन मानी थी, फिर हमने कहा था कि भाई ऐसा है, इस वाले के लिए फॉर्मूला लगाओ R1 इज इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1, इस वाले के लिए फॉर्मूला लगाओ तो R2 इज इक्वल्स टू रो L2 अपॉन A2। मैं इसको L R डैश की जगह R2 भी मान सकता हूँ, इसको R1 मान सकता हूँ। फिर हमने दोनों इक्वेशनों को क्या किया था, डिवाइड कर दिया था, डिवाइड करने के बाद हमको मिला था R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन A1 अपॉन L2 अपॉन A2, और ये आया था L1 A2 अपॉन L2 A1। मैंने यहाँ पे क्या किया था कि ये जो A1 अपॉन A2 की वैल्यू है ना, या A1 अपॉन A2 की वैल्यू L2 अपॉन L1 यहाँ पुट करूंगा, तो बच्चों A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, L2 अपॉन L1, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर हो गया। वो उल्टा लेंगे तो उल्टा ही पुट करेंगे, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, L1 अपॉन L2 का स्क्वायर, या मैं R2 ये कह सकता हूँ कि R1 इंटू L2 अपॉन L1 का स्क्वायर
अगर बच्चों यहाँ पर L2 की वैल्यू 5 गुना है, 5 गुना, पेपर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैंने स्ट्रेच करके उसको 5 टाइम्स कर दिया, तो L2 इज 5L1, ठीक है। तो R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 5L1 अपॉन L1। बच्चों 5L1 से L1 कट गया, R2 बराबर 5 5 जा 25 R1, यानी 25 गुना हो गया। अब स्नेहा जरा अनम्यूट करके दोबारा से अपना क्वेश्चन बोलो, आप क्या पूछना चाह रही थी मुझे, कमेंट मत सर करिएगा क्योंकि कमेंट देख। बोलो सर, a given length of a wire is doubled on itself तो and this बच्चों। process हाँ, is repeated. अच्छा, अब देखो स्नेहा का सभी ने क्वेश्चन सुन ही लिया होगा। उन्होंने ये बोला है कि ए गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड लेंथ एल इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, यानी मैंने उसमें नया वायर नहीं जोड़ा, मैंने उसी को डबल किया है। तो बच्चों यहाँ पे ना स्ट्रेच नाम का शब्द आ रहा है, स्ट्रेच हुआ है। उसके बाद क्या बोला है कि अब इस प्रोसेस को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, यानी मैंने एक बार स्ट्रेच किया, फिर मैंने उस वायर को दोबारा स्ट्रेच किया, ठीक है। फिर आगे बोलो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से। By what factor does the resistance of the wire change? ठीक है। अब तो मैं इसका आंसर तुमने कितना बताया था, एन स्क्वायर आर। तो बच्चे कितना आना चाहिए इसका आंसर, निकालो। 16 आर आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ पहले तो। Yes sir. 16 आर ही दिया हुआ है, Yes sir. फाइन। तो बच्चों ध्यान दो, आपको ना एक फंडा दिमाग में याद रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा था कि 5 टाइम्स हो गया उस लेंथ का, ओरिजिनल लेंथ का, तो मैंने सिंपल सा 5 का स्क्वायर कर दिया, 25 गुना रेजिस्टेंस हो गया नया। अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अभी ये सभी ने नोट कर लिया होगा मुझे लगता है। तो बच्चों यहाँ पर ना आप बस r इज इक्वल टू r डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर याद रखो। एन वो जितना गुना लेंथ को किया गया। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि एक वायर को दुगुना किया, फिर उसको दोबारा दुगुना किया, यानी 4 गुना किया, उस वायर को खींच करके 4 गुना कर दिया है, राइट। जब खींच करके उसको 4 गुना करोगे तो बच्चों उसकी नई रेजिस्टेंस 4 का स्क्वायर यानी 16 गुना हो जाएगी ओरिजिनल रेजिस्टेंस का। चलो अगर आप वैसे समझना चाहते हो तो वैसे भी समझ सकते हैं। जैसे कि पहले R2 का स्क्वायर पहले दुगुना किया, ठीक है, और ये 4 गुना हो गया। अब वो बोल रहा है कि दोबारा से उसको फिर दुगना किया, तो यानी 4 का भी स्क्वायर कर दूंगा, R1 R2 R3 कह लेते हैं इसको। तो ये बच्चों 16 गुना R1 हो गया, ये R1 था, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 4 गुने का स्क्वायर यानी 16 गुना, ठीक है। तो बताइए स्नेहा, एनी डाउट? Okay sir. ठीक है। अब सर हम किसी पेपर में बच्चे का ऐसे कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, r dash आप ना equal n square नहीं upon. नहीं नहीं नहीं, आप पेपर में ना ऐसे करना जैसे मैंने ये समझाया तरीका, ये समझा समझाया। आप क्या करना, पहले एक फिगर ऐसे बनाना, उसमें समझाना कि पहले उसकी लेंथ L1 थी, अब उसकी लेंथ एक बार स्ट्रेच करने के बाद जब दोबारा स्ट्रेच की गई तो उसकी फुल लेंथ 4 टाइम्स L1 हो गई। आप पूरा ऐसे एक्सप्लेन करोगे क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। तो बच्चों 4 टाइम्स लेंथ होगी तो आप ये फिर उसमें लिख के दिखाना कि सर अगर हम वायर की लेंथ 4 गुना करते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होता, वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, तो V1 इक्वल टू V2 A1 अपॉन A2 L2 अपॉन N1। फिर ये दिखाओगे, फिर यहाँ से पूरा जैसे मैंने ये क्वेश्चन ड्राइव करके दिखाया है ना, आप ऐसे इसको सॉल्व कर दिखाओगे, तब जाकर के उसको 16 R गुना करके दिखाओगे। डायरेक्ट नहीं लिखोगे, डायरेक्ट मैंने किसी बताया, अगर MCQ में आता है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ इतने Okay सारे sir. बच्चे ज्वाइन है, किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड? वंशिका, शर्मा, उत्कर्ष, तान्या, स्नेहा, ऋषभ, पवन, मानसी, खुशबू, ज्योति, दिशा, आस्था, अनुराग, अदम्य। चलो ठीक है। सर चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर एक बोलिए, क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। सर एक 3 बल्ब्स हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हाँ ठीक है। उसमें से एक बल्ब फ्यूज हो गया, 3 एम्पियर करंट ठीक है। पहले फ्लो हो रहा था, उसके बाद ठीक है। एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो उसके बाद ठीक है। A1 और A2 में क्या रीडिंग होगी? ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। मैं इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा तीनों का पहले में कनेक्टेड है। सर सर मुझे इसमें बस एक चीज पूछनी थी, पहले 3 एम्पियर हो रहा था, अब एक फ्यूज हो हाँ गया, तो अब टू तो एम्पियर 2 होगा एम्पियर ना फिर फ्यूज हो, फ्लो? अगर सीरीज में करते हैं तो कोई मतलब ही नहीं, मतलब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे, जैसे हमारे है और ये तीसरा है, ठीक है, और ये आपने दोनों पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। आज यहाँ से ये करंट जा रहा है इनके अंदर,
था, फिर बाद में होता। अब इसमें आपने क्या किया, एक बल्ब यूज कर दिया, तो इन दोनों में इसका मतलब सर एक एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी। वहाँ ये कि बल्ब एक जैसे हैं, तीनों में इक्वल जाएगा। जब इक्वल जाएगा तो एक बल्ब फ्यूज होने के बाद 2 एम्पियर हो जाएगा। ये क्या पूछा है? ओके सर, सर ये पूछा था जैसे कि पहले 3 एम्पियर जा रहा था तो अब 2 एम्पियर फ्लो होगा ना उसमें से? यस यस यस। ओके सर। मेरी साउंड पे ही देखिएगा आप लोग, अब स्क्रीन थोड़ी है क्योंकि नेटवर्क बहुत है, लेकिन साउंड पे तो स्क्रीन ब्लर आ रही है। स्क्रीन सामने एक स्क्रीन है, मैं देख रहा हूँ, स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है, लेकिन आप सुनेंगे तो आपको समझ, थोड़ा सा स्पीड का क्या होता है, डिफिकल्ट जाती है, तो सिंक्रोनाइजेशन हो नहीं पाता। सर वॉइस भी कट रही है। हाँ वो थोड़ा आज ना, थोड़ा आज स्पीड स्कूल का सर्वर डाउन है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चन है और किसी बच्चे का? चलो ठीक है, अब तो स्क्रीन थोड़ी बेटर हो गई। ठीक है, एक क्वेश्चन है बेटा, आप लोग में से देखता हूँ सबसे पहले कौन कमेंट करके मुझे आंसर सही देता है। आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपर्ली कनेक्टेड। इनमें से नहीं क्वेश्चन आए हुए, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला ये दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई रजिस्टर आर है और ये मेरे पास बैटरी लगी हुई है, इनमें से ना आपको चारों में से कौन सा सर्किट सही है वो कमेंट, मतलब वो बताना है कि कौन सा सही है, विच वन इज द करेक्ट। This is my ammeter plus minus, this is first circuit, and second circuit given is this is my resistor, and this is my voltmeter plus minus, and resistor R, battery, switch closed, ammeter minus plus। ठीक है, अब तो स्क्रीन एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस सर क्लियर है। ठीक है, तीसरा सर्किट दिया हुआ है, ये बैटरी एंड रजिस्टर आर, ammeter in parallel, and this is in turn connected to the key and voltmeter V minus plus। और चौथा सर्किट है, this is my resistor, voltmeter plus minus, ammeter प्लस माइनस। अगर इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर आप लोग पेपर में इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन छोड़ जाते हैं तो बच्चों बहुत मुझे दुख होगा इस बात का। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपसे सॉल्व ना हो। ठीक है, अगर फिर भी किसी बच्चे को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है ना, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगा, आप लोग शुरू से कहोगे, मैं शुरू से समझाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रख लेना। मतलब क्वेश्चन देखा और उसको एकदम सॉल्व कर दिया, ये आपकी टेंडेंसी होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो दुनिया का इलेक्ट्रिसिटी का 10th क्लास का, यू कैन सॉल्व दैट। जल्दी से सर बताओ व्हाइट बोर्ड कौन सा पूरा नहीं क्वेश्चन। दिख रहा। बेटा मेरी स्क्रीन में सारा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। मोबाइल को रोटेट कर करके देखो थोड़ा सा। बताओ जल्दी से बताओ, चारों में से कौन सा सर्किट सही है, विच वन इज द करेक्ट। टेल मी। बी, ज्योति अग्रवाल का आंसर बी है। ओके फाइन। तो बच्चों इसमें ना हमको एक बात ये देखनी है कि सर वोल्ट मीटर कभी सीरीज में नहीं लगाते, वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो ये वाला भी गलत हो गया। अच्छा, यहाँ पे वोल्ट मीटर पैरेलल में तो लगा हुआ है, हाँ ये भी पैरेलल में लगा हुआ है, पर ना यहाँ पे आपको एक चीज बस ये ध्यान देनी है कि दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द आमीटर। तो आपको ना एक फ्लो याद रखना है सर्किट में। देखो जैसे माइनस प्लस और लास्ट में फिर प्लस माइनस, यानी यहाँ से अगर ये नेगेटिव टर्मिनल से शुरुआत कर रहे हो आप लोग, तो आपको यहाँ से याद रखना है कि दिस इज माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यानी आपको क्या करना है, जितने भी सर्किट एलिमेंट्स इसमें बीच रास्ते में जोड़ोगे उनकी पोलैरिटी आपको कैसे जोड़ोगे। मान लो अगर मैं यहाँ पे एक और अमीटर लगा देता हूँ तो आपको उसको भी माइनस प्लस, यानी कि अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से शुरुआत कर रहे हो तो ये इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। नेगेटिव टर्मिनल देन पॉजिटिव, पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव, नेगेटिव कनेक्टेड देन पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और जो लास्ट वाला पॉजिटिव मिलेगा वो सीधे मेरा वोल्टमीटर की बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में आता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। प्लस माइनस नेगेटिव नेगेटिव आर कनेक्टेड टू ईच अदर,
and this positive negative. This is wrong. Fine, this is wrong. So now next we should move on to the next question. बच्चों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग सॉल्व करिएगा। मैं देखता हूं सबसे पहले आंसर कौन देता है। ए वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स 6/5 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन। ए वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स लेंथ इज 6/5 टाइम्स its original length. If original resistance of wire is 25 ohms, find new resistance. जल्दी से बताओ कौन बताएगा, जल्दी से। क्वेश्चन ये सारे मैं बोर्ड के ही क्वेश्चन सॉल्व आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस 25 ओम थी, उसको स्ट्रेच करके 6/5 गुना कर दिया गया, नया रेजिस्टेंस पूछा गया है। बताइए जल्दी से, 36। एक सेकंड। वेरी गुड, किसने बताया? स्नेहा बंसल ने। ओके फाइन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 36 ओम इज द करेक्ट आंसर। 36 क्यों आया बेटे? अगर आप इसको पेपर में 3 नंबर का आता तो आप इसको लॉन्ग में पूरा ड्राइव करके समझाओगे, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया था। और अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता तो आप क्या करोगे? r डैश इज इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू r, 6/5 का स्क्वायर इंटू 25। बेटे 36/25 इंटू 25, 25 से 25 कट गया, r डैश इज इक्वल्स टू 36 ओम इज द राइट आंसर। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? ठीक है, यस, ज्योति को आ गया समझ में। चलिए ठीक है, अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताता है सबसे पहले। देखो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोर्ड के ही क्वेश्चन है सारे, और 2 इस तरीके से। ठीक है, लेट अस सी हु विल टेल द फर्स्ट। बेटा ये 2 ओम के रजिस्टर हैं सारे, और एक तरीके से ब्रिज बना के जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, वैसे मैं अपलोडेड वीडियो डालूंगा। और मुझे इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आर ए बी। जल्दी से मुझे आर ए बी निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए टर्मिनल एंड बी टर्मिनल। क्या होगा? नाम बोल देना आंसर बताने से पहले। लेट्स से दिस इज R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8। आप नाम बोल दीजिएगा बताने से पहले, जल्दी से, इतनी देर नहीं लगेगी इस क्वेश्चन में। एक मतलब मुश्किल से 10 सेकंड का आंसर है, 10 सेकंड का मुश्किल से। मानसी वाशनी तुम बताओ। सर कर रही हूँ, एक सेकंड। इस तरीकों को समझने के बाद आप मुश्किल से 10 या 15 सेकंड लोगे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। ये मेरा दावा है। अरे चलो टाइम आउट हो गया, इतनी देर नहीं लगेगी। अरे बच्चों देखो इधर, समझो। 2 ओम 2 ओम
दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अगर n रजिस्टर पैरेलल में एक जैसे कनेक्ट होते हैं तो अपॉन n करते हैं, तो दो एक जैसे पैरेलल में कनेक्ट है तो अपॉन 2 करूंगा। तो इन दोनों का एक क्या बनेगा, R1 और R2 का एक कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2 1/2 प्लस 1/2, इसको ऐसे नहीं 2/2 यानी 1। इसको मैं क्या कह सकता हूं, 1 ओम। इसको भी मैं क्या कह सकता हूं, 1 ओम। इसको भी क्या कह सकता हूं, 1 ओम। और इसको भी क्या कह सकता हूं। अभी टाइम है, जल्दी बता दो किसको आंसर आया, एनीवन। अरे यार इतनी देर लगाओगे, मुझे उम्मीद नहीं थी भाई 1 ओम। इतना पढ़ाने के बाद। चलो ठीक है, किसने बताया, स्नेहा बंसल। चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलो सुनो भाई सुनो, बेटे एक सेकंड का है, ये 1 ओम 1 1 1 1 और 1 अब किस में हो गए, सीरीज में। ये सर्किट कैसे बनेगा, देखो 1 और 1 सीरीज में 2, 1 और 1 सीरीज में 2 और 2 पैरेलल में 1, दैट्स इट। चलो ठीक है समझ लो बेटा, इनको देखो सॉल्व कर मैंने क्या किया, देखो 1 ओम आप ना पेपर में अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है ना तो बेटा पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। कैसे सॉल्व करोगे कि सर R1 R2 पैरेलल में है, इनका एक कॉम्बिनेशन R12, इसको बोल देंगे R12 इज 1 ओम, R12 इज 1 ओम, R34 इज 1 ओम, R56 इज 1 ओम, R78 इज 1 ओम। इस तरीके से ना आप इनको सॉल्व करके यहाँ लिख दोगे R12 3 4 5 6 7 8 1 ओम। फिर आप क्या करोगे बेटा, इसको और इसको देखो, ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, सीरीज में, और ये अलग है। आप इसको खींच दो ऐसे करके, अगर मैं इसको ऐसे खींच दूंगा तो सर्किट जाएगा, देखो ऐसा बन जाएगा। भाई खींच दिया है इसको, 1 और 1 2, इसको क्या लिख सकता हूं 2 ओम, ये भी 2 ओम, और बेटा 2 और 2 पैरेलल में 2/2 1 ओम। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, जैसे मैंने आपको डायरेक्ट समझाया 1 1 1 1 2 1 और 1 2 2 और 2 1, दैट्स इट। कमेंट करके बताइए समझ में आया नहीं आया। यस सर। ठीक है, टेल मी। ज्योति, खुशबू, ओके फाइन, तान्या फाइन फाइन फाइन, पवन शर्मा नहीं आया, क्या नहीं आया भाई पवन। एक तो बेटा पवन तुम ना अगली बार ना उस RLVM की आईडी से लॉगिन होना, क्योंकि मैं अगली बार अलाउ नहीं करूंगा किसी को, ठीक है। अरे पवन क्या नहीं आया, कमेंट करके क्या नहीं आया पवन। चलो ठीक है समझ लो यार क्या है इसमें, देखो 2 ओम 2 ओम इन दोनों का पैरेलल 1 ओम, 2 ओम 2 ओम इन दोनों का पैरेलल 1 ओम। बेटा पैरेलल में क्या होता है, अपॉन 2 कर दो, दो एक जैसे कनेक्टेड है अपॉन 2, तीन एक जैसे कनेक्टेड है अपॉन 3, n एक जैसे कनेक्टेड है अपॉन n, 2/2 1 2/2 1 2/2 1 2/2 1। इस सर्किट को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब मैंने इसको खींच दिया ऐसे, तो ये सर्किट ऐसा बन गया, और ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में 2 और 2, और ये दोनों पैरेलल में हो गए, पहला पहला टर्मिनल दूसरा दूसरा टर्मिनल 2 और 2 1 दैट्स इट। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखता हूं सबसे पहले आंसर कौन देता है, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट करंट को बताता है, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, अमीटर, एमीटर। वोल्टमीटर या पोटेंशियल एमीटर। एमीटर। ठीक है गैल, ठीक है फाइन फाइन फाइन, एमीटर। ओके 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 ठीक है इट वाज ऑल अबाउट अ जोक। तो आप लोगों के लिए गैल्वेनोमीटर नहीं बताता, गैल्वेनोमीटर ना करंट की डायरेक्शन बताता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे गैल्वेनोमीटर लिख देते हैं, गैल्वेनोमीटर इज नॉट राइट आंसर, ओके फाइन। अगर फिर भी किसी बच्चे की प्रैक्टिस नहीं हुई है इन क्वेश्चनों पे, तो बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, अपने क्वेश्चंस को लेके आइए, मुझसे पूछिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन छोड़ दे, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो, ठीक है। मैं आपके सामने हूं यहाँ, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुन लो। इफ इन अ सर्किट टू रजिस्टर्स 4 ohm and 8 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द रेशियो ऑफ करंट पासिंग थ्रू द टू रजिस्टर। अगर किसी सर्किट में 4 ओम और 8 ओम पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो 4 ओम और 8 ओम से बहने वाले करंट का रेशियो बताना है।
चलो देखता हूँ ये क्वेश्चन सबसे पहले कौन आंसर इसका देता है। जिस बच्चे ने करंट डिवीजन रूल की क्लास करी होगी मेरी पिछली वाली, जरा बताना करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल मैंने आपको पढ़ा दिया था क्या? जरा मुझे बताइए कमेंट करके। करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ा दिया था क्या? जिससे ना पढ़ाऊं? ओ वाओ 3.8 मानसी, क्लैपिंग्स फॉर यू। और भी कोई स्टूडेंट आंसर दे? चलो ठीक है, गुड ट्राई किया, लेकिन 2:1 आंसर है इसका। देखो एक 4 ओम है और एक 8 ओम है, और इसमें ना I1 I2 करंट फ्लो कर रहे हैं। तो बच्चों मुझसे ना I1 अपॉन I2 या I2 अपॉन I1 पूछा है। बोलो सर हो गया 2:1। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने क्या आपको करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ा दिया था? यस सर। ठीक है गुड। समझो बेटा सिंपल है। I1 क्या होगा, मैंने मान लिया नेट करंट I है, I1 क्या होगा, नेट करंट इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस का समेशन। ठीक है। I2 क्या होगा, नेट करंट इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस का समेशन। ठीक है, ये हो जाएगा 8I अपॉन 12 और ये हो जाएगा 4I अपॉन 12। बेटा I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा, 8I अपॉन 12 अपॉन 4I अपॉन 12। 8 अपॉन 4, 2:1 इज द आंसर। किसी को कोई डाउट? सही से V इक्वल IR से भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत अच्छा तुमने क्वेश्चन किया है, आंसर दिया है। सर दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगी, बहुत अच्छे। तो देखो इसके क्रॉस, इस पे ओम्स लॉ लगाओ, तो I1 इज इक्वल टू V बाय R1, I2 इज इक्वल टू V बाय R2। मैंने ना बता दिया है आपको, लेकिन वो ज्यादा बेटर रहेगा। उस तरीके से करना, V बाय 8, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, और मुझसे I1 अपॉन I2 बोल रहा है, तो इसको हम V बाय 4 अपॉन V बाय 8, 8 अपॉन 4, 2:1 इज द आंसर। हम ना, मैंने बस आपको करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन रूल समझाने के लिए ऐसा किया था। अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन तो कर सकते हैं, नहीं तो दिस मेथड इज द बेस्ट, this method is the best. Rather than doing from this method, you can adopt this method. Yes, Ohm's law. V is equals to IR, V is equals to IR, I1 I2 निकाल लिया, दोनों का रेशियो ले लिया। अच्छा कमेंट करके बताइए समझ में आया नहीं आया? टेल मी, टेल मी। वंशिका, तान्या, अदम्य को भी आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके ज्योति, मानसी, गुड, विधि, ओके गुड, दिशा को भी आया है, नाइस, वन, गुड। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, और जैसा मैंने कहा था कि आप लोग रोज एक सैंपल पेपर करेंगे, उस बात से कभी आप पीछे मत हटिएगा। रोज एक सैंपल पेपर करिए, एवरी सब्जेक्ट। चलो मैं आपको ना एक लॉन्ग क्वेश्चन देता हूं और उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन पे आता हूं। वो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज होते हैं, उसमें क्या क्या इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज हो रहे हैं। पहला रेफ्रिजरेटर 400 वाट का, हर रोज 10 घंटे यूज होता है, ठीक है। तो आपको लास्ट में ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल बताना है फॉर मंथ ऑफ जून, है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन है काफी। चलो मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं। देखो आप क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पहला इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एक हाउस होल्ड में कई सारे अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं, तो पहला कनेक्टेड है रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर का बोला गया है 400 वाट का है, और आप इसको फॉर 10 आवर्स ईच डे इस्तेमाल करते हैं, फॉर 10 आवर्स ईच डे, ठीक है। दूसरा आपके पास अप्लायंस है 2 इलेक्ट्रिक फैंस 8 वॉट 80 वॉट 6 घंटे, 2 फैंस ईच डे,
मतलब क्वेश्चन ये दिया है कि किसी होम अप्लायंस में ये किसी डोमेस्टिक सर्किट में ये होम अप्लायंस यूज होते हैं, तो आपको लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी का बिल बताना, बिल आया। और बेटा तीसरा है 6 ट्यूब लाइट 18 वाट की 6 घंटे, 6 ट्यूब लाइट्स 18 वाट फॉर 6 आवर्स ईच डे, मतलब हर रोज, ठीक है। और आपसे ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जून के महीने का निकालना है यदि कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ जून। For month of June, if cost of electric energy is 3 per unit, if cost of electrical energy is ₹3 per unit, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को करना है, इसको कर लेना सॉल्व। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, अगर इसमें होगा तो कहीं लिखा हुआ। वैसे सिंपल क्वेश्चन है काफी, ठीक है। 20 आंसर मैं आपको उसका कल बता दूंगा। क्वेश्चन कैसे करना है वो आप समझ लीजिए, बड़ा सिंपल है। देखो एनर्जी निकाल लो, इसके लिए यहां से एनर्जी कितनी आएगी, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। एनर्जी क्या होगी, पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है 400, टाइम कितना है 10, इनटू कितना है पावर इनटू टाइम, पावर कितनी है। अब यहाँ पे ना 2 इंटू पावर इंटू टाइम है, क्योंकि 2 बल्ब है, 2 फैन है, तो 2 इंटू 80 इंटू 6 और E3 क्या आएगा 6 है, तो 6 इंटू 18 इंटू 6, ठीक है। ये बच्चों ये ना ये वाट आवर में आएंगी सारे यूनिट, वाट आवर, क्योंकि देखो मैंने एनर्जी की यूनिट पावर तो वाट में लिया है और टाइम आवर में लिया है, तो वाट आवर आएंगी, वाट आवर। जो टोटल यूनिट होंगी ना, टोटल एनर्जी होगी, आप उसे ऐड कर दोगे, E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। और आप इसको ना किलो वाट आवर में कैलकुलेट करना, वाट आवर में, वाट आवर को, एक वाट आवर को 1000 से डिवाइड करने पर ये किलो वाट आवर बन जाएगी, किलो KWH, किलो वाट आवर, ठीक है। और इसी को हम 1 यूनिट कहते हैं। तो जितनी यूनिट निकाल लोगे ना आप, ये यूनिट आ जाएंगी, यूनिट किलोवाट आवर में निकाल करके। और बेटा जो यूनिट आए उसमें आप अमाउंट अगर आपको निकालना हो, कॉस्ट निकालनी हो, कॉस्ट, तो वो क्या करोगे, जून के महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन, तो ये तो पर डे की है, पर डे का खर्चा है, तो 30 दिन का खर्चा क्या होगा, आप यहाँ क्या करोगे 30 टाइम्स निकाल लोगे जून के महीने के लिए, ठीक है। टोटल एनर्जी, एनर्जी फॉर जून, फॉर होल मंथ आप लिख सकते हो 30 टाइम्स E। बच्चों जो 30 टाइम्स E आएगा ना, उसमें भी 3 रुपए का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट क्या होगी 3 रुपीज, 3 इंटू 30 डेज के लिए जो आपकी E निकल के आएगी, ये आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। चलो कमेंट करके बताओ समझ में आया नहीं आया। अगला कल शुरू करते हैं, फिर कल मैं कोशिश करूंगा कि 426 पॉइंट कुछ होगा, 426 पॉइंट समथिंग 20, चलो देख लेते हैं अगर हो तो यहाँ कहीं। एक मिनट, 29 का इसमें बैठे हुए बेटा, इसका जो आंसर आ रहा है वो 591 रुपए 12 पैसे आ रहा है इसका आंसर, 591 रुपीज 12 पैसे, इतने रुपीज आ रहे हैं, ठीक है। एक बार इसको ट्राई कर लेना। और जो टोटल वाट आवर आ रहे हैं KWH वो 6.568 आ रहा है। टोटल जो वाट आवर आ रहा है KWH ही आ रहा होगा, ये 6.586 यूनिट आ रही है, KWH आ रहा है, इतना किलो वाट आवर आ रहा है, इतनी यूनिट आ रही हैं, ठीक है। और इसमें आप 30 का और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इतना टफ नहीं है, सिंपल है। चलिए अब हम लोग कल शुरू करते हैं।
और आप जैसा भी हो मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा कि आपके जो जो डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं। कल कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी शुरू करें 504। चलो देख लेना सॉल्व करके, ठीक है, एक बार सॉल्व सर करके देख लेना। इलेक्ट्रिसिटी तो चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चंस हैं आपके, इसको खत्म कर दें या फिर इसके क्वेश्चंस और करवाएं, ये बताओ जरा। सारे बच्चे मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी को खत्म कर दें, इसके क्वेश्चंस और करवाएं, मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए।